प्यारे विद्यार्थियों, छोटे भाइयों बहनों, मित्रों, नमस्कार। आइए हम लोग चर्चा करते हैं आज संविधान के एक महत्वपूर्ण विषय विधायिका के बारे में। पूर्व की कक्षाओं में हमने संविधान पढ़ा, संविधान क्या है, फिर हमने पढ़ा कार्यपालिका क्या है। आज हम लोग चर्चा करेंगे विधायिका के बारे में। विधायिका के डिफरेंट एस्पेक्ट पर बातचीत करेंगे। विधायिका का उद्देश्य क्या है, विधायिका कैसे कार्य करती है, हमारे संघ और राज्य की विधायिकाएं क्या हैं, किस तरह से है, और सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के अंतर्गत नए संसद भवन में कितनी सीटें हैं, कहाँ क्या है, इन पर भी चर्चा थोड़ी सी हम लोग करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं अपने विषय की। प्यारे विद्यार्थियों, जो विषय है हमारा आज वो है विधायिका। विधायिका को अंग्रेजी में कहते हैं लेजिस्लेचर। विधायिका लेजिस्लेचर, ये लेजिस्लेशन से बना हुआ शब्द है। विधायिका का क्या अर्थ होता है, हम इसे जानने से पहले थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि जो शक्ति है जिसकी बात मैंने पूर्व की कक्षा में की, जिसे हम कहते हैं पावर, इसको तीन भागों में बांटा गया। एक विधायिका या कार्यपालिका, दूसरा विधायिका और तीसरा न्यायपालिका। हमने पूर्व की कक्षा में इसकी चर्चा की है, आप वहां से कलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो कार्यपालिका का जहां कार्य लोक व्यवस्था का संचालन करना है, वही विधायिका की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और वो क्या है? विधि निर्माण करना। विधि, लॉ निर्माण करना। अब प्रश्न उठता है कि भाई विधि की क्या आवश्यकता है? विधि की आवश्यकता अनवरत रूप से चलती है। देखिए, जब हमने लोकतंत्र अपनाया, सारी बातों को बिल्कुल कॉन्सेप्ट के आधार पर समझिएगा, क्योंकि आज सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं, करंट के साथ कोरिलेट करके आ रहे हैं, इसलिए हर बात को ध्यान रखिएगा। जैसे हमने लोकतंत्र अपनाया तो हमने क्या अपनाया? जनता का शासन। जनता का शासन। जनता तो अपना सारा शासन नहीं कर सकती, सब कुछ जनता नहीं कर सकती। अगर हम जनता से कहें आप शासन व्यवस्था का संचालन करें, तो फिर जिसकी लाठी उसका भैंस, है ना? तो क्या बन जाएगा? अगर हम यहां पर विधि के शासन को, रूल ऑफ लॉ को नहीं अपनाएंगे, तो क्या होगा? ये जो जनता का शासन है क्या बन जाएगा? भीड़ तंत्र बन जाएगा। मैंने पूर्व की कक्षा में इस पर चर्चा की है। भीड़ तंत्र बन जाएगा, और फिर क्या होगा? जिसकी लाठी होगी उसी की भैंस होगी। तब बुद्धि की और तमाम चीजों की आवश्यकता नहीं है, तब इस आधार पर सबको निर्धारण होगा। तो हमने क्या किया? हमने यहां ध्यान दिया कि विधि निर्माण की आवश्यकता है, क्योंकि विधि समय समय पर परिस्थितियों के आधार पर बदलती रहती है। और ऐसे बहुत सारे विद्वान आए जिन्होंने अलग अलग कहा। एक विद्वान थे सैविनी, इनका नाम सुना होगा आपने, सैविनी। इन्होंने कहा था कि विधि पाई जाती है, पाई जाती है, बनाई नहीं जाती। यानी इनका मानना था कि विधि पाई जाती है, विधि को बनाया नहीं जाता। विधि समाज में है, बिखरी पड़ी है, बस चीज ये है कि हम उसे कितना देख पाते हैं, किस परिस्थिति के आधार पर हम उसे ला पाते हैं, हम कैसे लागू कर पाते हैं। विधियां हैं समाज में, नियम पड़े हुए हैं, उन्हें खोजना है, उन्हें तराशना है, ऐसा उनका मानना था। काफी हद तक चीजें, सभी विद्वानों के विचार कहीं न कहीं एक बिंदु पर आकर एकात्मक होते हैं, और उनको भी हमें समझना होता है। तो यहां मैं बात कर रहा था कि विधि निर्माण करना, विधि निर्माण क्यों करना है, इस बिंदु पर चर्चा करेंगे। देखिए, विधि निर्माण इसलिए करना है, विधायिका की भूमिका की बात कर रहा हूं, तो विधायिका की भूमिका विधि निर्माण के संदर्भ में क्यों है? विधि निर्माण, इसका कारण है कि समय और परिस्थितियां जो सर्कमस्टांसेस हैं और जो टाइम है, जो काल है, ये क्या है? ये दोनों चीजें क्या हैं? परिवर्तनशील हैं, परिवर्तनशील हैं। और जब ये परिवर्तनशील है, तो कोई एक कानून कैसे सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है? समय के साथ जो परिस्थितियां बदली, समय के साथ जो चीजें आई, कानून की आवश्यकता भी तो वैसे ही बदलेगी।
तो ये बात ध्यान में रखना, इसीलिए विधि के निर्माण की आवश्यकता निरंतर बनी रहेगी। अब आप कहोगे साहब कि ऐसा क्यों हो गया कि विधि के निर्माण की आवश्यकता बनी है? इसलिए क्योंकि समय और परिस्थितियों के साथ साथ बहुत सारी चीजों में, परिदृश्य में परिवर्तन हो रहा है, सीन ही चेंज हो जा रहा है। अब जैसे देखिए, एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम अगर बात करें आईपीसी की, हमने पढ़ा था अभी, आईपीसी की चर्चा हम लोगों ने की थी, 1860 का कानून है। आईपीसी एक वेल डिफाइंड एक्ट है। अगर देखा जाए तो इसको मतलब वेल डिफाइंड एक्ट, इंडियन एविडेंस एक्ट, इसको वेल डिफाइंड एक्ट माना जाता है। मतलब वी कैन नॉट चेंज अ कोमा, वी कैन नॉट चेंज अ कोमा, हम कोमा भी चेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि देयर इज अ स्पेसिफिक मीनिंग ऑन दिस पर्टिकुलर कोमा और दिस पर्टिकुलर फुल स्टॉप। इफ समवेयर इज रिटन और, देयर इज अ स्पेसिफिक मीनिंग। अगर कहीं और लिखा है, कहीं तथा लिखा है, कहीं पर कॉमा लगा है, इन सभी शब्दों के कानून में बहुत मायने होते हैं। तो आज तक हम लोगों को ऐसा नहीं लगा कि हमने बहुत बड़ा परिवर्तन साक्षर नियम में किया है। हाँ, अब नई चीजों के लिए समावेश के बारे में ध्यान दीजिएगा। क्या कह रहा हूं कि जैसे मान लिया 1860 का जो कानून है, इसमें 511 धाराएं हैं। इनमें लूट के बारे में, हत्या के बारे में, डकैती के बारे में, बलात्कार के बारे में, छेड़खानी के बारे में, राज्य के विरुद्ध अपराध, समाज के विरुद्ध अपराध, बच्चों के विरुद्ध अपराध, विवाह के विरुद्ध अपराध, संपत्ति के विरुद्ध अपराध, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, कितने तरह की चीजें इस 511 धाराओं में पड़ी है। दोनों बातें हैं, परिभाषाएं भी हैं और क्या है, और दंड भी है। सब कुछ समाहित है। इतने सालों से इतने अपराधों का नियंत्रण हो रहा है, लेकिन अब एक नए तरह का अपराध निकला। कौन सा अपराध निकला, ध्यान दीजिएगा। विधि की आवश्यकता क्यों है? बदलते परिदृश्य में एक नए तरह का अपराध निकल के आ रहा है, और वो क्या है? सूचना से संबंधित अपराध, इंटरनेट से संबंधित अपराध, कंप्यूटर से संबंधित अपराध, मोबाइल से संबंधित अपराध, सोशल साइट्स से संबंधित अपराध, एप्लीकेशन से संबंधित अपराध। ये क्या है? नए अपराध है। 1860 में तो कंप्यूटर नहीं था ना, 1860 में इंटरनेट भी नहीं था। तो जिन लोगों ने भारतीय दंड संहिता का निर्माण किया, उन्होंने इस बात का उल्लेख भी नहीं किया। उस समय उन्होंने उस बात को नहीं समझा। आज दिक्कत हो रही है। आज गंदे मैसेज जा रहे हैं, गंदे वीडियोस जा रहे हैं। गंदा शब्द इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि हमारा समाज सभ्य है। हम जिस संस्कृति के परिचायक हैं, हम जिस संस्कृति का हिस्सा है, वहां पर नग्नता नहीं है, स्त्री पुरुष सबका सम्मान है, फूहड़ता नहीं है, गंदापन नहीं है, छिछोरापन नहीं है। अगर यह है तो वो अपराध है। तो आज क्या हो रहा है कि इनके माध्यम से जो वीडियोस जा रहे हैं नग्नता से भरे हुए, जो चित्र जा रहे हैं, जो गंदी बातें जा रही हैं, वो क्या है? कहीं ना कहीं वो एक क्राइम है, वो एक अपराध है। अब इसके लिए क्या करना पड़ा? विधायिका को रोल प्ले करना पड़ा। क्या रोल प्ले करना पड़ा, इसे ध्यान दीजिएगा। विधायिका को कौन सा कानून बनाना पड़ा? विधायकों को बनाना पड़ा आईटी एक्ट। अगर हम यूपीएसआई की बात करें तो यूपीएसआई के सिलेबस में है आईटी एक्ट। आईटी एक्ट कौन सा? 2000, यानी सन 2000 के पहले ये समस्याएं आई होंगी, सन 2000 के पहले ये परिस्थितियां उत्पन्न हुई होंगी, तभी विधायिका को ऐसा महसूस हुआ कि कानून बनाना चाहिए। ध्यान रखिए, आईटी एक्ट आया जिसमें इन सभी बातों के लिए इन सभी की डिफिनीशन भी है और इन सभी का पनिशमेंट भी है। तो यानी परिस्थिति और समय के आधार पर विधि की आवश्यकता होती है। तो मेरे भाई, आपको समझ में आया होगा, मैंने समझाने का प्रयास किया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा अधिनियम। आज मानव के अंदर यह विचार काफी ज्यादा बढ़ गया। आज दहेज के लिए घरेलू हिंसा हो रही है, पैसे के लिए घरेलू हिंसा हो रही है, तावबाजी में घरेलू हिंसा हो रही है, मारपीट हो रही है। तो इस संदर्भ में कौन सा कानून आ गया? घरेलू हिंसा अधिनियम 2006 आ गया। एक महिला जो बच्चा पैदा नहीं कर पा रही है, अगर वो बच्चा नहीं हो रहा है या लड़का पैदा नहीं हो रहा है, तो लड़का के पैदा होने में महिला का रोल कहां है? महिला का रोल नहीं है। अगर उस महिला से लड़की पैदा होती है तो ये तो माना जाता है कि भाई
एक्स और एक्स मिल गया तो लड़की पैदा हो गई, लेकिन लड़का पैदा होने के लिए तो एक्स वाई होता है, और वाई जो आता है पुरुष से, तो दोष तो पुरुष के अंदर पाया गया ना। लेकिन लोगों ने क्या किया, उस महिला का उत्पीड़न किया और इस तरह से उसको परेशान किया गया। लैंगिक दुरुपयोग, भावनात्मक दुरुपयोग, जब इस अधिनियम को पढ़ेंगे आप, आने वाले समय में चर्चा करूंगा, तब आप देखेंगे। तो ये किसी महिला पर बांझपन का आरोप लगाना, किसी महिला पर लड़का ना पैदा कर पाने का आरोप लगाना, इसे भी घरेलू हिंसा माना गया है धारा 3 घरेलू हिंसा अधिनियम में। तो भैया कहने का मतलब क्या निकला कि जो बात पहले कभी चर्चा में नहीं थी, समय के साथ चर्चा में आ रही है, तो ऐसे परिस्थितियों को देखते हुए विधायिका नए नए कानून बनाती है। यही विधायिका का मुख्य कार्य है, क्योंकि परिस्थितियों का समाधान होना चाहिए, समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बदलते परिदृश्य में जैसे कानून की आवश्यकता है, विधायिका वैसा कानून बनाती है। क्लियर हो रहा है आपको? ठीक है। अभी तक 3 तलाक की बात नहीं आई थी, क्योंकि मुद्दा नहीं उठा था। विवाह करते समय अगर हम मुस्लिम की बात करें, तो विवाह करते समय तो दोनों पक्ष बैठाए जाते हैं। यहां इनसे पूछा जाता है कि भाई आपको कबूल है, तो ये मेल कहता है कि कबूल है, फीमेल कहती है कबूल है, तो दोनों के बीच में फिर होता है मुबारकबाद। लेकिन ये कौन सा अधिकार पुरुष को दे दिया गया कि अगर महिला से कोई नाराजगी है, कोई तकलीफ है, तो उसे आप 13 तलाक, तलाक, तलाक और तलाक कह करके संबंध को खत्म कर दे। आप यहां पर अकेले निर्णय लेने वाले कौन हो गए? हु आर यू? ये रीजनेबल बात हो रही है। ये किसी धर्म विशेष की किसी का कोई लेना देना नहीं है। आपका धर्म क्या कहता है, मेरा क्या कहता है, समाज क्या कहता है, इसका इश्यू नहीं यहां पर हो रहा। इश्यू इस बात का है कि इस बात की इजाजत आपको अगर आपका धर्म दे रहा है, तो कहीं ना कहीं आपके ही वर्ग की महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है। विवाह करते समय सबके सामने कबूलनामा और तलाक देते समय कभी भी कहीं भी कानून बना, मामले आए, महिला उत्पीड़न हुआ। आज बहुत हद तक चीजें सामान्य होती जा रही हैं। हालांकि कुछ लोगों को कुछ बातें नहीं अच्छी लगती, उनसे मेरा लेना देना नहीं है। मैं कानून की बात कर रहा हूं कि कानून बना, समय और परिस्थितियां जिन बातों के लिए कहेंगी, कानून बनते रहेंगे। ठीक है। ऐसे हिंदू विवाह अधिनियम बना। पहले हिंदुओं को 4-4 शादी करने का अधिकार था। एक हिंदू जो है 4 शादी क्या 10 शादी कर सकता था। लेकिन हिंदू मैरिज एक्ट 1955 आया और इसने कहा कि एक हस्बैंड की एक वाइफ होगी। तब से कानून बनकर आ गया कि एक हिंदू पुरुष की एक हिंदू पत्नी होगी। कानून बन गया। तो समय के साथ कानून बदलते रहते हैं, कानून नए आते रहते हैं। ये कानून का विधायिका का मुख्य उद्देश्य है। शायद आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो विधायिका क्या है? अब पहले अनुच्छेद को याद करिए। आर्टिकल 1 मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी हम राज्यों को भी पूरी तरह से एक आधार प्रदान करते हैं, स्वतंत्रता प्रदान है। अपने राज्य की गतिविधियों का संचालन करें, अपने राज्य सूची के विषय पर जो जो चीजें हैं कानून बनाएं। संवर्ती सूची पर कानून बनाएं। 3 तरह की सूचियां हैं जिनका जिक्र आगे भविष्य में विस्तार से होगा, लेकिन अभी थोड़ा सा। 3 तरह की सूचियां। एक सूची आपकी है संघ सूची, संघ सूची। दूसरी सूची है आपकी राज्य सूची, और तीसरी सूची है आपकी समवर्ती सूची। तो क्या कहा गया है? संघ सूची के विषय में विधि बनाने का अधिकार किसे है? संसद को है। राज्य सूची के विषय में किसे विधि बनाने का अधिकार है? राज्य को है। और समवर्ती सूची पर कौन विधि बनाएगा? संसद भी बनाएगी और राज्य भी बनाएगा। लेकिन कहा गया कि अगर दोनों ने विधि बना ली है तो संसद द्वारा बनाई गई विधि अभिभावी होगी, यानी प्रिवेल करेगी कौन सी? संसद की विधि। अगर दोनों ने बना लिया है तो जो संसद की विधि है वो प्रभावी रहेगी। हालांकि अलग अलग कंडीशन है, जब हम लोग कभी सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप को पढ़ेंगे तब उस पर चर्चा करेंगे। तो यानी स्पष्ट है कि राज्य सूची के विषय पर कौन कानून बनाएगा? राज्य सूची के विषय पर राज्य बनाएगा, संघ सूची के विषय पर संसद बनाएगी, और समवर्ती सूची पर दोनों को बनाने का अधिकार दिया गया। उसके संदर्भ में नियमावली स्पष्ट कर दी गई। क्यों ऐसा किया गया? क्योंकि इंडिया
इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखिए, जब भी हम संविधान को पढ़ते हैं तो हमें आर्टिकल्स का कोरिलेशन बहुत जरूरी है दिमाग में रखना। अगर हम सारी बातों को समझते रहेंगे तभी हमको अच्छी तरह से संविधान समझ में आएगा, विधि समझ में आएगी। हर चीज आपस में इंटरलिंक है। कोई ऐसा नहीं है कि एक बात इधर से अलग कह दी, इधर अलग कह दी, ऐसा नहीं हो सकता। विधि में सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है और कोई बात किसी दूसरी बात को नहीं काटती। हम तो विधि पढ़ रहे हैं, जिन्होंने विधियां बनाई हैं वो कितने विद्वान रहे होंगे। ध्यान देने की आवश्यकता है यहां पर कि इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इसीलिए टकराव ना होने पाए सेंटर के बीच में और स्टेट के बीच में। ये 3 सूचियां बना दी गई और 3 सूची में अलग अलग व्यवस्था दे दी गई। तो अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि हम विधायिका को भी पढ़ने जा रहे हैं 2 भागों में, और एक पहला भाग होगा संघ की विधायिका और दूसरी होगी राज्य की विधायिका। आइए आगे बढ़ते हैं। विधायिका के प्रकार में अगर हम जाएंगे तो विधायिका के 2 प्रकार हैं। एक है हमारा संघ की विधायिका और दूसरी हमारी है राज्य की विधायिका। और ध्यान रखना है, राज्य की विधायिका में अधिकार क्षेत्र क्या है? राज्य सूची के विषय हैं। और क्या अधिकार है हमारे पास? समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची है। यहां पर क्या है? हमारी संघ सूची है, हमारी समवर्ती सूची है। और इसके अलावा स्पेशल कंडीशन में, स्पेशल कंडीशन क्या है? स्पेशल कंडीशन का मतलब है कि कुछ विशेष प्रावधान हैं। वो कहां है? आप देखोगे तो कह दिया गया कि 248 अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां किसके पास में निहित हैं? संघ की विधायिका के पास। और संघ की विधायिका को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, अवशिष्ट शक्तियां। 249 एक राज्य हित का विषय है, राष्ट्रीय हित का विषय है। इसे करेक्ट करते हैं। क्या कहा जा रहा है? राष्ट्रीय हित का विषय जो राज्य सूची में है उस पर भी कानून बना सकते हैं। फिर क्या है? आपातकाल है 250 और 252, जिनमें का क्या कहा गया है कि अगर 2 राज्य चाहे तो राज्य चाहते हैं तो उनके लिए भी कानून बना सकते हैं। यानी विधायिका के संदर्भ में ध्यान देना है शुरुआती दौर से कि जो हमारी राज्य की विधायिका है उसकी अधिकार क्षमता क्या है? उसकी अधिकार क्षमता है राज्य सूची के विषय और समवर्ती सूची के विषय। लेकिन जब हम केंद्र की बात करते हैं, संसद की बात करते हैं, तो संघ सूची में तो कानून बना ही सकती है, समवर्ती में बना सकती है, और स्पेशल कंडीशन में 248, 249, 250, 252 इन पर भी उसे अधिकार दे दिया गया है। ये एक विशेष कंडीशन है, विशेष परिस्थितियां हैं जहां पर ऐसे अधिकार दिए गए। तो हम विधायिका को अब संघ और राज्य के रूप में पढ़ने जा रहे हैं। मेरा कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का उद्देश्य ये था कि आप इनको समझ लें कि किन किन विषयों में कौन कौन कानून बना सकता है। अब हम अगले चरण पे चल रहे हैं। हमारा पहला पॉइंट है संघ की विधायिका। संघ की विधायिका को देखिए। संघ की विधायिका का निर्माण, संघ की विधायिका को हम क्या कहते हैं? संसद कहते हैं। संसद, अंग्रेजी में पार्लियामेंट बोलते हैं। संसद कैसे बनती है? संसद बनती है राष्ट्रपति से। और कौन होता है इसमें? लोकसभा। और तीसरा है राज्यसभा। ये सभी बातें आपने पूर्व कभी पढ़ी होंगी कक्षाओं में, उन्हें फिर से एक बार रिकॉल कर लीजिए। राष्ट्रपति के बारे में हमने आपको बताया है कि ये भारत के राष्ट्राध्यक्ष हैं, और हमने आपसे कहा था ब्रिटेन के सम्राट से इनकी तुलना होती है। ये संवैधानिक प्रधान भी हैं भारत के, प्रधान हैं।
अप्रत्यक्ष निर्वाचन होता है और इस तरह से ये भारत के गरिमामयी पोस्ट पर बैठे हुए सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। हम लोकसभा की अगर बात करें तो लोकसभा को हम क्या बोलते हैं? निचला सदन बोलते हैं, निचला सदन या निम्न सदन बोलते हैं, निम्न सदन, या इसे हम कहते हैं लोकप्रिय सदन। एक शब्दावली ये भी है, लोकप्रिय सदन। इस हाउस की अगर हम तुलना करें, अगर हम इस हाउस को देखें तो हम इसकी तुलना इंग्लैंड के क्या कर सकते हैं? अगर हम इंग्लैंड की तरफ जाएं और हम वहां से देखें, क्योंकि हमने ये सारी व्यवस्थाएं वहां से अडॉप्ट की हैं, तो इंग्लैंड में देखें तो इसे हम कह सकते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है इंग्लैंड में? हाउस ऑफ कॉमन्स इंग्लैंड में है आम जन की सभा। देखिए वहां पर दो तरह के हाउसेस हैं, दो तरह के सदन हैं, एक है हाउस ऑफ कॉमन्स और एक है हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हमने वहां से संसदीय प्रणाली को अपनाया, लेकिन हमने वहां से संसदीय सर्वोच्चता यानी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को नहीं अपनाया। वहां पार्लियामेंट सुप्रीम है, एनीथिंग कैन डू, लेकिन भारत में पार्लियामेंट सुप्रीम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, जो संप्रभुता है वो भारत की जनता में निवास करती है। बी द पीपल ऑफ इंडिया। हम भारत के लोग भारत को तथा उसके नागरिकों को, प्रस्तावना पढ़ेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो ये अधिकार हम भारत के लोग को मिला है। हम चाहे तो सत्ता को उखाड़ फेंकें, हम सत्ता का परिवर्तन कर सकते हैं, और ऐसा हुआ है। आपने देखा है, पहले कांग्रेस थी, फिर जनता पार्टी की सरकार आई, फिर कांग्रेस आई, फिर जनता दल आया, फिर कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई, फिर कांग्रेस आई, फिर बीजेपी आई। हो रहा है ना परिवर्तन। कौन कर रहा है? जनता ही तो कर रही है। तो ध्यान रखने की आवश्यकता है। यहां पर हम लोग बात कर रहे थे हाउस ऑफ कॉमन्स, ये इंग्लैंड का सदन है। इसकी तुलना हम अपने यहाँ के लोकसभा से करते हैं। अब यहां पर हम लोग देख रहे थे कि जो इसका मेंबर है उसे बोलते हैं एमपी, हिंदी में बोलते हैं सांसद, ठीक है। और ऐसे अंग्रेजी में इसका पूरा नाम है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इसकी जो पूर्व की संख्या रही है वो है 552, अधिकतम संख्या, ठीक है। अधिकतम संख्या थी हमारे लोकसभा की। लेकिन 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आ गया। आपने पढ़ा होगा, परीक्षा में बहुत पूछा जा रहा है, 2019 का, जो लागू हो गया 25 जनवरी 2020 से। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। संशोधन है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019। इसको और अच्छा से ऐसे कर दे, सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, CA 104वां है, जो 25 जनवरी 2020 से लागू हो गया। और इसने क्या कहा कि जो दो एंग्लो इंडियन हैं, एंग्लो इंडियन, इनकी व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। यानी राष्ट्रपति जो दो एंग्लो इंडियन को मनोनीत कर देते थे, वो व्यवस्था खत्म कर दी गई। तो ध्यान रखना है कि ये संविधान संशोधन भी परीक्षा की दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है। कब से लागू हो रहा है, अधिकतम संख्या क्या थी और ये क्या है। अब इस पर और चर्चा होगी, क्योंकि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत जो है नई पार्लियामेंट, नई संसद भवन हमारे सामने आ गया। कुछ बातें उसकी भी आएंगी। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो राज्यसभा को हम कहते हैं उच्च या ऊपरी सदन, ऊपरी सदन। और अगर हम इसकी इंग्लैंड के तुलना करें तो इसकी हम तुलना किससे कर सकते हैं? हाउस ऑफ लॉर्ड्स से। इसके मेंबर्स को भी एमपी ही बोलते हैं, मेंबर को एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या सांसद। यहां की अधिकतम संख्या है 250, यह है मैक्सिमम, जिसमें से 238 तो आते हैं राज्य की विभिन्न सीटों से और 12 जो है मनोनीत होते हैं, मनोनीत। क्योंकि ये एक कॉमन क्लास है, हमारा उद्देश्य आपको विधायिका के संदर्भ में एक रूपरेखा खींचना है। पूरी विधायिका नहीं पढ़ाई जा सकती इस छोटी सी क्लास में,
क्वेश्चंस बहुत विस्तार से आते हैं, लेकिन एक कॉन्सेप्ट देना है ताकि आप जब पढ़ ले, एक पूरी क्लास को एक बार आप विजुलाइज कर लेंगे तो आपको सारी बातें क्लियर रहेंगी कि मुझे अब इन इन बातों को विस्तार से पढ़ना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ये क्वेश्चन से अब ऐसे हो सकता है किसी परीक्षा में आपको इतने में ही सारे क्वेश्चन मिल जाए, तो ये तो एक सौभाग्य की बात होगी और वो चीजें अलग है। जो 12 लोग होते हैं वो भी कहां से आते हैं, इसी भी ध्यान दीजिएगा। साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, इन क्षेत्रों से 12 लोग आते हैं। तो ये लेटेस्ट पोजीशन हमारी क्या है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल आप इसे ध्यान रखिएगा। तो मैंने अभी आपको बताया किन बातों पर चर्चा की, इसे गौर करिएगा। मैंने आपको बताया कि ये निचला सदन है, निम्न सदन या लोकप्रिय सदन है, इसकी तुलना हम हाउस ऑफ लॉर्ड से कर सकते हैं। अधिकतम संख्या 552 है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 से जो परिवर्तन हुआ, जो 25 जनवरी 2020 को लागू हुआ, उसे 2 एंग्लो इंडियन को हटा दिया गया है। यहां मैंने आपको बताया कि राज्यसभा एक उच्च या ऊपरी सदन है, इसकी तुलना हम ब्रिटेन के हाउस ऑफ लॉर्ड से कर सकते हैं। हाउस ऑफ लॉर्ड क्या है, इस पर भी थोड़ी चर्चा कर देते हैं आपसे। हाउस ऑफ लॉर्ड के बारे में अगर हम आपसे बात करें तो हाउस ऑफ लॉर्ड इंग्लैंड के बड़े लोगों का समूह। हाउस ऑफ लॉर्ड में अगर जाएंगे आप तो हाउस ऑफ लॉर्ड ये वहां के राजघराने के लोग हैं, राजघराने के लोग, बड़े जमींदार टाइप के लोग जो होते हैं, है ना, बड़े उद्योगपति, बड़े कानून के जानकार, है ना, ऐसे इंडस्ट्रियलिस्ट। आपने नाम सुना होगा, एक नाम आपने अक्सर सुना होगा भारत के संदर्भ में, लॉर्ड स्वराज हॉल। ये भारत के रहे, भारतीय मूल के हैं, लेकिन उन्हें लॉर्ड की उपाधि वहां दी गई थी। तो ऐसा ये जो व्यवस्था हमने आपको बताई, इसमें बड़े परिवारों के बड़े लोग होते हैं, कानून के अच्छे जानकार होते हैं। आप यहां तक समझ लीजिए कि जो पुराने निर्णय हैं, जो जजमेंट हैं, अगर आप उठा के देखेंगे कानून की किताबों को पढ़ेंगे तो उसमें अक्सर मिलेगा हाउस ऑफ लॉर्ड के जजमेंट। यानी इसमें जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जानकार हैं, वो निर्णय दिया करते थे। जूरी के मेंबर्स आपने देखो होंगे ऐसे बाल करके होता था, जूरी के मेंबर्स जो होते थे वो यहीं से आते थे। तो हाउस ऑफ लॉर्ड इंग्लैंड का एक बहुत प्रभावी सदन है, और दूसरा प्रभावी सदन है हाउस ऑफ कॉमन्स। इन पर हमने आपसे सामान्य चर्चा की, इससे ध्यान रखिएगा। हम आगे चलते हैं। तो हमने आपको बताया कि लोकसभा के और राज्यसभा के बारे में, मेंबर्स के बारे में। अभी एक नई संसद भवन का उद्घाटन हुआ है 28 मई को 2023 हमारे भारत के प्रधानमंत्री पीएम मिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी उपलब्ध रहे। तो ये जो उद्घाटन हुआ है, ये एक बड़ा सदन है, बड़ा नई बिल्डिंग है। 800 से अधिक करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। जो इसका आकार बता रहे हैं वो त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है ऐसा लोग बता रहे हैं, लेकिन कुछ विद्वानों ने कहा है गौमुखाकार है। तो हिंदू परंपरा के आधार पर, गौमुख के आधार पर जो बिल्डिंग बनाई जाती है वो बड़ा फलदायी होती है और अच्छे परिणामदायी होती हैं, ऐसा मानते हैं विद्वान लोग। तो ये एक बहुत बड़ी संसद भवन का एक नई बिल्डिंग बनकर हमारे पास आई है। पुरानी जो संसद भवन है हमारी, उसमें तो 552 और 250 के बैठने की व्यवस्था थी, ये पुरानी। लेकिन जो अभी नई हमारे पास संसद आई है, इसमें लोकसभा में 888 लोग बैठ जाएंगे और राज्यसभा में 384 लोग बैठ जाएंगे। तो एक बहुत बड़ी संख्या में लोग बैठ जाएंगे। देखिए, अगर हम बात करें तो परसीमन के बाद कहा गया था कि जो अगला परसीमन होगा वो 2026 के बाद होगा, और 2026 के बाद जो नया परसीमन आएगा उसके आधार पर संख्या के बढ़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि प्रतिनिधित्व बढ़ रहा है। ऐसे में नए संसद भवन की आवश्यकता निश्चित रूप से पड़ने वाली थी। तो आने वाले 100 वर्षों के लिए ये संसद भवन इस आवश्यकता की पूर्ति करेगा, ऐसा माना जा रहा है तमाम विशेषज्ञों के माध्यम से। तो ये एक आपका नया
क्वेश्चन का दायरा बन गया है और इस क्वेश्चन को भी ध्यान रखिएगा क्या कैसी चीजें हैं, कौन सी बातें हैं। और विद्वान तो तमाम तरह की कमेंटबाजी हो ही रही है, लेकिन जब देश की गरिमा की बात हो, जब राष्ट्र की एकता अखंडता की बात हो, जब राष्ट्रीयता की बात हो, जब राष्ट्र प्रेम की बात हो, तो सबको एकजुट हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बिंदु हमारी व्यक्तित्व को बताते हैं, ये बिंदु हमारी कमियों को बताते हैं। इन बिंदुओं से हम अपनी ही पहचान को खराब कर लेते हैं। तो इन जगहों पर एकत्रित होना चाहिए, मिलकर काम करना चाहिए, एक समारोह का हिस्सा होना चाहिए। फिलहाल ये राजनीतिक बिंदु है, इस पर हम लोग फिर कभी बात करेंगे। लेकिन यहाँ मैंने जो आपको बताया, इन बातों को याद रखिएगा, ये डेट याद रखिएगा, ये नाम याद रखिएगा, आकार याद रखिएगा और ये संख्या जरूर याद रखिएगा, ताकि आने वाले समय में कोई क्वेश्चन बनते हैं, स्टेटमेंट आते हैं, तो आपको बन जाए। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आपको बताया कि राज्यसभा क्या है, लोकसभा। अब विधि निर्माण कैसे होता है, विधि निर्माण प्रक्रिया ध्यान दीजिएगा। निर्माण प्रक्रिया कैसे होती है, क्या है विधि निर्माण? तो कहा गया है कि लोकसभा तथा राज्यसभा द्वारा पारित किए गए विधेयक पर जैसे ही, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं वह विधेयक अधिनियम या कानून, एक्ट बन जाता है। मेन बहुत बार आया हुआ प्रश्न है, परीक्षाओं में बहुत बार पूछा जाता है। तो देखिए, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदन है जहां देश से प्रतिनिधि चुनकर आए। जब ये किसी विधेयक को पारित कर देते हैं, किसी प्रस्ताव को पारित कर देते हैं और वो जाता है राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए, और जैसे ही उस पर हस्ताक्षर हो जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो अधिनियम या एक्ट बन जाता है। बहुत बार ये प्रश्न कॉमन तरीके से आया है, ध्यान रखने की आवश्यकता है। हालांकि यहां पर प्रावधान है कि अगर राष्ट्रपति चाहें तो उसे पुनर्विचार के लिए क्या कर सकते हैं, लौटा सकते हैं। अभी ध्यान दीजिएगा। लेकिन फिर क्या हो गई व्यवस्था, फिर कहा गया कि अगर राष्ट्रपति ने इसे पुनर्विचार के लिए लौटा दिया है और फिर क्या हुआ है, लोकसभा ने और राज्यसभा ने फिर से इसे पारित कर दिया है, पारित कर दिया और फिर भेजा है प्रेसिडेंट के पास, तो कहा जाता है कि इनको हस्ताक्षर करना ही होगा। यानी इस 44वें संविधान संशोधन अधिनियम, संविधान संशोधन अधिनियम 1978, ध्यान दीजिएगा, इसके द्वारा यह अमेंडमेंट कर दिया गया कि अब राष्ट्रपति को इस पर ऐसा करना ही होगा। ये सारे क्वेश्चन आपको परीक्षाओं में दिख जाएंगे, आप बहुत सारी परीक्षाएं दिए भी होंगे, आपको महसूस भी हो रहा होगा। ये एक क्लास आपको विधायिका के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रही है, इसे ध्यान दीजिएगा। तो सारी इंपॉर्टेंट चीजें जितनी परीक्षाओं में पूछी गई हैं, जो बातें हैं, उसे दिमाग में रखिएगा, नोट्स बनाते चलिएगा, ठीक है। तो हमने आपको यहां बताया कि ये कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, और इस तरह से विधि बनती है। अगर हम संघ की बात करें या हम संसद द्वारा विधि निर्माण की बात करें, तो वो प्रोसेस क्या है, वो ये आपके सामने है जो आपने देखा है। तो हमने आपको संसद द्वारा विधि निर्माण की प्रक्रिया को बताया। अब हम चलते हैं राज्य की तरफ। राज्य की प्रक्रिया में भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हें गौर करना होगा। अब राज्य की विधायिका, राज्य की अगर विधायिका की बात करें, ध्यान दीजिएगा, राज्य की विधायिका की बात करें तो राज्य की विधायिका बनती है राज्यपाल यानी गवर्नर, और किससे, विधानसभा से। लेकिन व्यवस्था क्या है, ध्यान दीजिएगा,
कहा गया है राज्य की विधायिका का निर्माण होता है राज्यपाल और विधानसभा से। लेकिन अगर देखा जाए, किंतु कुछ राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है, वहां क्या होगा? तब प्रश्न आ गया आपके सामने, भैया वहां पर कैसे चीजें होंगी? तो वहां की विधायिका क्या होगी, यानी वहां का लेजिस्लेचर कैसे बनेगा? तो कहा गया है वहां पर राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी और विधान परिषद होगी। जो एक अलग सदन आया है, क्योंकि जिन राज्यों में विधान परिषद का गठन हुआ है, इसका मतलब है कि वह द्विसदनीय विधायिका है, यानी वहां 2 सदन हैं, तो फिर विधायिका का निर्माण ऐसे होगा राज्यपाल से, विधानसभा से और विधान परिषद से। ध्यान दीजिएगा इन बातों को। देखिए ये सब बहुत बेसिक सी बातें हैं, अगर आप नजर रखेंगे, यानी उसमें राज्यपाल भी आएगा, उसमें विधानसभा भी आएगी और उसमें विधान परिषद भी आएगी। अब प्रश्न बनता है, भाई ऐसे कौन से राज्य हैं जहां पर विधान परिषद भी है? राज्यों में विधानसभा तो है ही, लेकिन विधान परिषद कहां पर है? आइए देखते हैं। अब हम देखते हैं कि किन राज्यों में विधान परिषद है। विधान परिषद, तो वर्तमान में 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। कौन कौन से राज्य हैं ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश है, इसके बाद में बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तेलंगाना, देखिए जो ये कंडीशन हमारे सामने है, ये इतने राज्यों में है, 6 राज्य हैं। उत्तर प्रदेश में विधान परिषद में 100 सीटें हैं, बिहार में जाएंगे तो 75 सीटें हैं, महाराष्ट्र में जाएंगे तो 78 सीटें हैं, कर्नाटक में जाएंगे तो 75 सीटें हैं, आंध्र प्रदेश में 50 सीटें हैं, यहां पर 40 सीटें हैं। यानी जो हमारे यहाँ पर जो विधान परिषद है उसकी कंडीशन ये है 6 राज्यों में। यूपीएसआई में बहुत क्वेश्चन आया है, पीसीएस का क्वेश्चन रहा है, बार बार पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसका जो मेंबर होता है उसे बोलते हैं एमएलसी, नॉर्मली तो विधायक बोले जाते हैं, और फुल फॉर्म क्या है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो ये विधान परिषद के सदस्य होते हैं। नॉर्मली जो संख्या के बारे में कहा गया है कि इनकी संख्या क्या हो सकती है, तो विधानसभा की संख्या का 1/3 हो सकता है, यह है मैक्सिमम। और मिनिमम क्या है? मिनिमम है 40। ये भी क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, इस तरह के प्रश्न आपके सामने आ सकते हैं और इनको ध्यान में रखना होगा। तो मैंने विधान परिषद बता दिया, अब मैं आपको बताने जा रहा हूं विधान परिषद के बाद विधानसभा। अब विधानसभा देखने के लिए क्या करना होगा हमें? विधानसभा में आ जाइए। विधानसभा लगभग सभी राज्यों में है। विधानसभा, ये इसकी अधिकतम संख्या हो सकती है 500, मैक्सिमम, और मिनिमम हो सकती है 60। ये दिमाग में रखना है। सभी सदस्य जो है प्रत्यक्ष चुनाव के द्वारा आते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं? एमएलए, या हिंदी में क्या बोलते हैं? विधायक।
मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं। आप देखते हो विधायक का चुनाव होता है, हर क्षेत्र से चुन करके आते हैं। अपने उत्तर प्रदेश में 403 विधायक हैं। सर्वाधिक संख्या कहां की है? यूपी की है। और कितनी है? 403। यहां पर भी एक जो 104 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू हुआ, उसकी वजह से जो एक आदमी यहां पर एंग्लो इंडियन होता था, एंग्लो इंडियन, उस व्यवस्था को खत्म कर दिया गया। नहीं तो पहले 403+1 होती थी, 404 संख्या होती थी, लेकिन वो संख्या अब खत्म हो गई। तो अब वर्तमान संख्या हमारी कितनी है? 403 है। तो मैंने आपको बताया कि राज्यपाल विधानसभा से मिलकर बनता है विधायिका राज्य की, लेकिन अगर विधान परिषद का भी गठन किया गया है तो विधायिका में कौन कौन आएंगे? विधायिका में 3 लोग आएंगे, 2 सदन आएंगे और 1 व्यक्ति आएगा। राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद। क्लियर हो रहा होगा? अब हम इसी पर बताते हैं आपको कि कानून कैसे बनेगा, क्या कहा गया है। अब विधि निर्माण पर बात करेंगे। विधि निर्माण, विधि निर्माण पर, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट बात आपको बता दें कि मिशन इंस्टीट्यूट प्रयागराज के नाम से हमारा YouTube चैनल है। इसी नाम से हमारा चैनल के साथ साथ इसी नाम से हमारा ऐप भी है। इसी नाम से हम टेलीग्राम पर भी उपलब्ध है। तो आने वाले समय में हमसे जुड़े, और इसमें आपको जुड़ने से क्या होगा कि स्टडी मटेरियल आपको मिलेंगे PDF फॉर्मेट में, एग्जाम में पार्टिसिपेट करने का मौका मिलेगा, और साथ में जो कुछ करंट अफेयर के जो मटेरियल्स हैं वो आपको डेली अपडेट हो रहे हैं, वो प्राप्त होंगे, और जो एग्जाम्स हम कराते हैं टेस्ट सीरीज, वो आपको मिलेगी। तो ये हमारे जो सोर्सेज हैं जहां से हम जुड़ सकते हैं, इनमें जरूर जुड़ जाए तो अच्छा रहेगा। मैं बात कर रहा था विधि निर्माण। तो विधि निर्माण में क्या कहा गया है, गौर से देखिएगा। कहा गया है कि विधानसभा तथा यथास्थिति, शब्द का बहुत मतलब है, विधानसभा तथा यथास्थिति विधान परिषद द्वारा पारित विधेयक पर जैसे ही राज्यपाल के हस्ताक्षर हो जाते हैं, वह विधेयक अधिनियम या कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है। तो आपके मन में अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि राज्य कौन से कानून बना रहा है और संघ कौन से कानून बना रहा है, क्योंकि मैंने तीनों सूचियों को आपको पहले क्लियर किया है, तब मैं इस विषय पर आया हूं। मैंने क्या कहा? विधानसभा तथा यथा स्थिति, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। इसलिए इंपॉर्टेंट वर्ड है कि हो सकता है किसी राज्य में विधान परिषद ना हो, तो विधानसभा के द्वारा भी पारित करके कानून बन सकता है। विधानसभा पारित कर दे और फिर राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर कर दे तो कानून बन सकता है, क्योंकि 6 ही राज्य तो हैं जहां पर विधान परिषद है। इसलिए हमें इन बातों को ध्यान रखना होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आज कोशिश की है आपको विधायिका के बारे में बताने की। मेरा उद्देश्य था कि विधायिका के कॉन्सेप्ट को क्लियर करें, विधि निर्माण कैसे होता है, संघ में कैसे विधि बनती है, राज्य में कैसे विधि बनती है, किन विषयों पर विधि बनती है, विधि बनाने का उद्देश्य क्या है। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आई होगी। अगर आपको सारी बातें अच्छी लगती हैं तो जरूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ठीक है, और संस्था से जुड़े रहिए। आने वाले समय में कुछ टेस्ट आने वाले हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चंस लेकर आ रहा हूं आपके लिए, जिनसे निश्चित रूप से जो भी विद्यार्थी हमसे कभी जुड़े रहे हैं उन्हें लाभान्वित होने का अवसर मिलेगा, और जो जुड़े हैं वो लाभान्वित हो ही रहे हैं। इसके साथ साथ नए विद्यार्थी जो हमारी संस्था से या हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ रहे हैं उन्हें भी लाभ मिलेगा। उद्देश्य है अच्छे क्वेश्चंस आप तक पहुंचाना।
बार बार क्लासेस की तुलना में सटीक और मजबूत क्लास आपके पास लेकर आना, जिससे कहीं ना कहीं आपके ज्ञान वर्धन में हम कुछ अच्छा कर सके। मैथ्स की, रीजनिंग की, हिंदी की भी क्लासेस चल रही हैं, इंग्लिश की भी क्लास आपकी प्रॉपरली शुरू होने जा रही है, तो इनको भी आप अच्छे से अटेंड करिए, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। मिशन सफलता का ही पर्याय है और पूरा शहर, पूरा प्रदेश जानता है इस बात को, इसलिए इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं है। बस आप जुड़े रहिए, सफल होंगे, हर हाल में सफल होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिए, जीवन पथ पर सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़िए, सफलता हर हाल में मिलेगी। जय हिंद।